वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 14 को पढ़ेंगे और आपका यह कार्यपत्रक 7 जुलाई के लिए। छात्रों, आपका जो सामाजिक विज्ञान का एक कार्यपत्रक चल रहा है, इसमें हम भारत का भौतिक स्वरूप जो आपका पाठ 2 है उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले भारत जो वर्कशीट 12 थी उसमें भारत के भौतिक स्वरूप और हिमालय के बारे में पढ़ा था। वर्कशीट 13 में हमने उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ा था। विशाल मैदान के क्या क्या हिस्से हैं, कौन सी नदियाँ उसका निर्माण करती हैं और जो भी जानकारी थी हमने उसके बारे में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे उसका ये एक पार्ट भारत के भौतिक स्वरूप का एक हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने देश के बारे में जानने को मिलेंगी। ये सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं जिन्हें आप विभिन्न परीक्षाओं में आपके सामने आ सकता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। 9th क्लास की जो DEO की वर्कशीट है वहाँ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 9th क्लास के सोशल साइंस की हमने एक अलग वर्कशीट वो प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पे इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में बहुत डिटेल में मैप के साथ डिस्कस किया है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, यह मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं जो पुराने रवादार यानी दानेदार आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में क्या है? मेज की आकृति वाले, जैसे मेज होता सपाट होता है, ये क्या होते हैं? पठार मतलब ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर होते हैं और ऐसे होते हैं। आपको मैं मैप के माध्यम से अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक पिक्चर, ये तस्वीर है जिसे हम बड़ी करते हैं। आपके सामने देखेंगे जो दक्कन का पठार बोलते हैं या प्रायद्वीपीय पठार। तो आप देखेंगे भारत का ये जो हिस्सा था, अगर पहली वर्कशीट में हमने इसके बारे में पढ़ा, जो यहाँ से लेके ये उत्तरी मैदान है ये पढ़ा, ये हिमालय की श्रेणियाँ थी। अब ये दक्कन ट्रैप यहाँ से शुरू होके ये पूरा, अब देखिए मेज के आकार का है, पूरा एक समान लगभग ऊंचाई है। ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार है। पठार क्या होते हैं? वो जो मैदान होते हैं उनसे ऊंचे होते हैं, लेकिन इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वह सपाट होता है। ये किससे बने हैं? पुराने रवादार दानेदार आग्नेय या रूपांतरित शैल चट्टानों से। यह धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। यहाँ चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो यह धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है और यहाँ पर क्या क्या मिलती हैं? चौड़ी और छिछली घाटियाँ मिलती हैं और गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती हैं। जैसे बिंद की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा हो गई, वो सब जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसी की में मिलती हैं। खनिज पदार्थ यहाँ कोयला, बॉक्साइट आदि प्रचुरता काफ़ी मात्रा में है और औद्योगिक महत्व के हैं। अब जो दक्कन का जो यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है यह लावा से निर्मित है। लावा मतलब समझते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, जब उनका विस्फोट होता है तो उनसे बहुत ज़्यादा लावा निकलता है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, यह जो प्लेट टेक्टोनिक्स आप जब पढ़ेंगे तो जो अफ्रीका की प्लेट है उससे निकल के आया हुआ है और वहाँ पर जो है इस हिस्से पे काली मिट्टी पाई जाती है, यानी लावा निर्मित है। तो इसीलिए यहाँ पे दानेदार आग्नेय और रूपांतरित शैल चट्टानें मिलती हैं और उसके अंदर बहुत सारे खनिज मिलते हैं। अब देखते हैं कि उच्च भूमि और दक्कन का पठार, 2 मुख्य भाग इसके हैं, इसको पढ़ते हैं। उच्च भूमि क्या है? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, यानी नर्मदा जो नदी है उसके ऊपर जो स्थित है वह उच्च भूमि है। अधिकांश भाग मालवा के पठार पर फैला है। यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और आगे बढ़कर छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, दामोदर आदि हैं। अब जरा फिर से मैप पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा है, ये उच्च वो है जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये यूपी का बुंदेलखंड, ये बघेलखंड और ये कुछ राजस्थान के हिस्से आते हुए ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ भी ये छोटा नागपुर पठार कहलाता है, यहाँ तक ये फैले हुए। और नदियाँ यहाँ क्या बहती हैं? केन, बेतवा, दामोदर नदियाँ बहती हैं। अब हम दक्कन के पठार की तरफ चलते हैं।
पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में की ओर कम ढाल वाला है। पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व की ओर कम ढाल है, इसीलिए देखेंगे नदियां जो हैं, ये ज़्यादातर यहाँ की नदियां क्या होती हैं, वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना था, ज्वालामुखी निक्षेप से बना है या कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। जैसा कि हमने अभी पहले बताया था, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। और चूँकि काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसीलिए ये एरिया में कपास की अच्छी खेती होती है। नर्मदा नदी दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रेणी है, पश्चिम सिरे पर पूर्वी घाट तथा पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। अब देखिए, त्रिभुजाकार है, कैसे? नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति है, इसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा है, पश्चिम के सिरे पर पूर्वी घाट है और पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट है। अब पूर्वी घाट क्या है और पश्चिमी घाट क्या है, इसको देखते हैं। औसत ऊंचाई 600 मीटर है, किसकी? पूर्वी घाट की। महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित है। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। अब देखिए, जो पूर्वी घाट है, अगर हम मैप में देखें, आपको दिखेगा ये मैप में पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट पे जो पहाड़ियाँ देखिए, ये नदियाँ यहाँ से इनको काट दे रही हैं, जबकि पश्चिमी घाट का ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये कटी नहीं हैं, ये ऊंची हैं, ये कम ऊंची हैं। और ये दक्कन का जो हमारा पूरा पठार है, ऐसे करके त्रिभुजाकार करके है। अब यहाँ पे ईस्टर्न घाट, यानी ये पूर्वी घाट है, ये दक्कन प्लेट्यू है, यहाँ से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ निकलती हैं। महानदी भी देखिए यहाँ आ रही है, और ये नदियाँ क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती हैं। तो चित्र के माध्यम से भी, मैप के माध्यम से भी हमने इसको समझ लिया। इसका सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। ये जीके का प्रश्न है कि पूर्वी घाट का जो है सर्वोच्च शिखर क्या है? महेंद्रगिरी है। उदकमंडलम, ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो ये जो 9th और की जो आपकी भूगोल की किताब है, ये जीके के लिए तैयारी करने वाले लड़कों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप आगे ऐसा सोच रहे हैं तो इसे अच्छे से आप पढ़ लें। अब आते हैं पश्चिमी घाट की तरफ। पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, सतत है, ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है, यहाँ की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, और ये सतत है। आपने देखा इसमें कहीं कटाव था, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, वो एक सीरीज में, श्रृंखला में। नर्मदा, तापी, शरावती अरब सागर में गिरने वाली एक्सचुरी बनाती हैं। अब देखिए, भारत में बहुत सारी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो उनके नाम याद रखिए। नर्मदा, ताप्ती और शरावती, ये अरब सागर में गिनती हैं। और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एक्सचुरी बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है। वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, पर्वतीय सर्वोच्च शिखर। और देखिए, पश्चिमी घाट में वर्षा खूब होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी घाट पर होती है, क्योंकि जो अभी हम मैप में आपको दिखाएंगे कि पश्चिमी घाट थोड़ा ऊंचा है। जो भारत में का मानसून आता है, सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराता है, और वो वहीं बारिश शुरू हो जाती है। इसकी सबसे ऊंची श्रेणी है अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर है, और महेंद्रगिरी 1501। तो यही समझ सकते हैं कि दोनों की ऊंचाई में कितना अंतर है। अब फिर हम मैप की तरफ चल के दक्षिणी घाट को भी देख लेते हैं। ये आपका है पूर्वी घाट हो गया, और ये हो गया पश्चिमी घाट। और थोड़ा ऊपर लेते हैं भाई, हाँ पूरा दिख जाता है। हाँ, अब ये देखिए, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ टूट चुकी हैं, इनकी ऊंचाई कम है, क्योंकि ये नदियों से घिस चुकी हैं। ये यहाँ से लेके इनकी ऊंचाई ज़्यादा है। ये नीलगिरी है, और नीलगिरी में ही अनाईमुड़ी है। ये देखिए कार्डेमम, जिसे इलायची पहाड़ियाँ बोलते हैं, ये भी यहाँ पर है। तो यह जब कोई पूर्वी घाट आके यहाँ मिल जाता है, और पश्चिमी दोनों यहीं पे मिलते हैं नीलगिरी पे, और ये बहुत ऊंचे हैं। तो भारत जो उत्तर पश्चिम मानसून आता है, वह यहीं से ऐसे आता है, और सबसे पहले यहीं टकराता है। तो जब टकराता है तो वो ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठ के वर्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। संघनन होता है बादलों का, और फिर बरसात होनी शुरू हो जाती है। ये अपने पश्चिमी घाट की स्थिति के बारे में जाना। ये पूर्वी घाट था। ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, ये सतपुड़ा है, इसके बीच से देखिए नदी नर्मदा बह रही है, इधर से ताप्ती बह रही है। तो ये सारा, ये छोटा नागपुर का पठार जिसे बताया गया, ये मालवा बुंदेलखंड है। तो ये सब चीज़ें पूरा जो आपका ये प्रायद्वीपीय पठार है।
और उसी में से दक्कन का पठार एक उसका हिस्सा है, बड़ा सा हिस्सा। अब छात्रों हम चलते हैं प्रश्न की तरफ कि भारत का कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से निर्मित है। तो आपको पता है प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो चलिए देखिए भाई साहब, मध्य उच्च भूमि में कौन सी नदी बह रही है? केन, बेतवा, दामोदर, चंबल, तो कई हैं, आप नाम लिख लीजिए। दक्कन ट्राइब ज्वालामुखी से निर्मित है, ये भी आपने लिख लिया। अब पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है? ये भी यहाँ देखिए आपने क्या पढ़ा। जो हमने बताया था कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, उनके कटाव के कारण इसका विस्तार अनुमति यानी वो क्या हो गया, उसका अपक्षय हो चुका है। वहाँ पर इन नदियों के कारण वो कट चुकी हैं और इसलिए वहाँ पे ये क्या है कि इनका विस्तार अनियमित है। सतत नहीं मतलब अनियमित है, निरंतर नहीं है। जबकि पश्चिमी घाट आप देखेंगे पूरा ऐसे पहाड़ी जा रही है, जबकि पूर्वी घाट ऐसे 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 है, यानी कि बीच बीच से नदियों ने इनको क्या किया है, काट दिया। प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? संक्षेप में लिखिए। देखिए प्रायद्वीपीय पठार पहली बात हमारे लिए क्यों निर्मित है, क्योंकि बहुत सारे खनिज निक्षेप जो हैं प्रायद्वीपीय पठार के ही पाए जाते हैं। ये औद्योगिक दृष्टि से भारत के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारे सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन है उसमें भी उपयोग है। जैसे लोहा कोयला चाहिए होगा, उद्योग के साथ साथ हमें समाज को भी इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक उद्योग नहीं चलेगा समाज कैसे चलेगा। खाने के लिए, बिजली के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खेती की दृष्टि से जो पश्चिमी घाट है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे कपास होता है। कपास में उत्पादन में भारत प्रमुख स्थान रखता है। दुनिया में हम कपड़ों के बहुत बड़े निर्यातक भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके माध्यम से प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, तो बरसात होने के कारण यहाँ वन भी ठीक ठाक पाए जाते हैं, अच्छे पाए जाते हैं। तो यह सब जो हिस्से हैं प्रायद्वीपीय पठार के, यह बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की श्रेणियाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पर्यटन स्थल है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन्हें आप लिख सकते हैं। बहुत सारा हमने बता दिया, आप इन्हें करिए और अपने वर्कशीट में करके अपने कक्षा अध्यापक से चेक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।